बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 6 नवंबर है, दिन है बुध का और सुबह के 9 बज चुके हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर बड़े तहलका खेज थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैरानकुन तब्दीली आ चुकी है। 2-3 दिन पहले तक जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो हो गया है। नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब सिर्फ एक जज की हैसियत से काम करेंगे। यानी याह्या अफरीदी साहब फारिग हो चुके हैं। तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर पावर्स याह्या अफरीदी से वापस ले ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस हैरानकुन तब्दीली की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली गुजारिश तो यह है कि 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आप वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 26 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक मेरे तमाम तर वीलॉग्स उठाकर देख लीजिए। मैं हर वीलॉग में ये गुजारिश कर रहा था अपने देखने वालों से कि आप जस्टिस याह्या अफरीदी के महज चंद पहले इंतजामी फैसलों को देखकर कोई राय कायम ना कीजिए। यानी याह्या अफरीदी साहब काजी फायज ईसा की पॉलिसी को फॉलो करेंगे या वो अपने हल्फ पर चलेंगे, आइन पर चलेंगे, इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। पिछले 24 घंटों के अंदर सब कुछ वाज़ेह हो गया। अब यह कहा जाए कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब एक्सपोज हो गए हैं, याह्या अफरीदी साहब बेनकाब हो गए हैं, इसका फैसला आप इस वीलॉग को सुनकर जो है वो कर लीजिएगा। देखिए, कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो पहला इजलास हुआ, जिस इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ 6 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं जो इस आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। उसको हेड जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। यानी हुकूमत से रिलेटेड सियासी मामलात, कोई भी आईनी मामलात होंगे, वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बनने वाला ये आईनी बेंच उस केस की समाअत करेगा। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सियासी मामलात, हुकूमत के मामलात, आईनी मामलात से रिलेटेड किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन कल होने वाले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है? क्या उस अंदरूनी कहानी ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल एक खत लिखा, जो कल खत मंजर आम पर आया, उस खत के मंजर आम पर आ जाने के बाद सब कुछ वाज़ेह हुआ? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो इजलास था, जिसमें 12 अरकान थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, उन 12 अरकान में से 7-5 से यह फैसला आया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। वो 7 लोग कौन हैं जिन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की हमायत में वोट दिया? उसमें ऑब्वियसली वजीर कानून है, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा है, फिर 2 जो हुकूमती शख्सियात हैं यानी आफ्ताब शेख साहब और फारूक एच नाइक, फिर एक जो हैं वो जो स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद करदा सिविल सोसाइटी की मेंबर हैं खुर्शीद साहिबा, वो हैं, और सातवें खुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। अब जिन लोगों ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की मुखालफत की, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यानी शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, और 5वें हैं खुद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। अब आप लोगों के जहन में ये नाम सुनकर जरूर आया होगा कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पर एतराज किया है, अगर वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाना चाहते थे, तो मैंने ये बात क्यों कही कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब एक्सपोज हो गए हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब सिर्फ एक जज की हैसियत से काम करेंगे? तो याह्या अफरीदी साहब कल बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। यानी वो जो खबरें पिछले 96 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया, उस इजलास के अंदर जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने 4 नवंबर को फुल कोर्ट बेंच बनाने का फैसला किया 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को लेकर, उन तमाम तर फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? उस बेंच का जो रोस्टर है वो जारी क्यों नहीं हो सका? अब ये जो कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास था, इसमें कहा जाता है कि इस इजलास के आगाज में ही उमर अयूब साहब ने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया कि चूंकि
26वीं आईनी तरमीम के अंदर यह कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 13 अरकान होंगे। अभी इस टाइम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 12 अरकान हैं, तो टेक्निकली ये इजलास गैर आईनी है। इस इजलास के पास वो इख्तियार नहीं है जो 26वीं आईनी तरमीम में इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार दिया गया है। जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक हम इस इजलास को नहीं बुला सकते या इस इजलास में कोई फैसला नहीं कर सकते। टेक्निकली बताया गया कि उमर अयूब साहब का ये जो पॉइंट था इस पर भी फैसला 9-3 का हुआ। अब 3 लोग कौन हैं? 3 लोगों में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब भी शामिल हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पर 2 लोग तो वो होंगे ना, यानी शिबली फराज साहब होंगे और उमर अयूब साहब होंगे, जिन्होंने ये नुक्ता उठाया कि ये कोरम पूरा नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास गैर आईनी है, गैर कानूनी है। 7 लोग वो निकाल दें जिन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया, यानी 6 हुकूमत के लोग, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान खुद, वो तो किसी सूरत इस इजलास को गैर आईनी नहीं कहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी इस इजलास को गैर आईनी नहीं कहा, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस ने इस इजलास का नोटिफिकेशन जारी किया था। उनको पता था कि 12 अरकान पर मुश्तमिल ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। सो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी उमर अयूब साहब की मुखालफत की। इंटरेस्टिंगली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले में उमर अयूब का साथ दिया कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि इसका कोरम पूरा नहीं है। अगर 13 अरकान हो जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हो जाएं 13, फिर इस इजलास को बुलाया जा सकता है, फिर इस इजलास में आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उमर अयूब साहब की इस दरखास्त को नहीं सुना और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। अब टेक्निकली बात यह है कि याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ तलाक के मुकदमात, सिर्फ कत्ल के मुकदमात, बिजली के बिलों के मुकदमात, यानी इस नौयत के केसेस सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा अब सिर्फ एक सेरेमोनियल ओहदा होगा, जिस तरह सदर मुमलिकत का होता है या जिस तरह चारों सूबों के अंदर गवर्नर साहिबान हैं, उसी तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ना तो इख्तियार है कि वो कोई सोमोटो ले सकें, वो भी अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार है, ना ही ये कोई इख्तियार है कि हुकूमत के खिलाफ किसी केस में बेंच का हिस्सा हो सके। वो जो गैर मामूली केसेस होते हैं, सिर्फ वो केसेस अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनेंगे। मैंने ये शुरू में क्यों बात की कि अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि याहिया अफरीदी साहब एक्सपोज हो गए हैं, याहिया अफरीदी साहब बेनकाब हो गए हैं। जो कुछ पहले एक हफ्ते के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से एक परसेप्शन कायम हुआ था, उनके चंद इंतजामी फैसलों को देखने के बाद क्या अब वो तमाम तर परसेप्शन फारिग हो गया है? क्योंकि कल जो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 7-5 का फैसला आया। 7 लोग तो वो हैं जिनमें 6 हुकूमती लोग हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को वोट दिया। अब ये भी देखिए कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कितना बड़ा ब्लंडर हुआ कि एक शख्स को आप आईनी बेंच का सरबराह बना रहे हैं, आईनी बेंच उसके हवाले कर रहे हैं और वो खुद अपने आप को वोट दे रहा है। होना तो ये चाहिए था कि उस शख्स के ऊपर ये लागू कर दिया जाता कि वो अपने आप को वोट नहीं दे सकता, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने इसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाया। फिर बज़ाहिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पर इख्तलाफ किया, वो मुत्तफिक नहीं हुए, क्योंकि जिन 5 लोगों ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह ना बनाने का वोट दिया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, और 5वें हैं चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्यों इनकार किया? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको खबर बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहले 1-1.5 हफ्ते चंद इंतजामी फैसलों की वजह से ये एक परसेप्शन क्रिएट किया, एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए कि जनाब मैं तो आइन पसंद जज हूं, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता नहीं रोकने दूंगा, मैं अपने हल्फ पर चलने वाला जज हूं। उसी तरीके से याहिया अफरीदी साहब ने कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पर मुत्तफिक ना होकर ये एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की, क्योंकि याहिया अफरीदी को पता चल चुका था कि
یہ جو 7 لوگ ہیں یہ تو ووٹ دیں گے ہر صورت میں امین الدین خان کو. میں ووٹ اگر امین الدین خان کو دوں یا نہ دوں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر یہ ہے کہ میں جسٹس امین الدین خان کی مخالفت میں ووٹ دے کر کم از کم ایک پرسپشن قائم کر دوں, لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں نے تو جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنایا تھا. اگر یحییٰ آفریدی صاحب واقعی اپنے حلف پر چلنے والے ہیں, اگر یحییٰ آفریدی صاحب واقعی اتنے آئین پسند ہیں, اگر یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی پالیسی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فالو نہیں کر رہے, وہ حکومت کے ساتھ نہیں ملے ہوئے, اس نظام کے ساتھ نہیں ملے ہوئے, تو بڑی سادہ سی بات تھی. 31 اکتوبر کو جو جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا, وہ اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ اگر 31 اکتوبر کو وہ اجلاس بلا لیا جاتا, 4 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ بیٹھ جاتا 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر, تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہے وہ آئینی بینچ کے پاس نہ جاتا. اب آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیے. میں نے کیوں کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ جو پچھلا ہفتہ تھا وہ بڑا کریٹیکل تھا. 31 اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب جب عمرہ ادا کر کے واپس آئے, آتے ساتھ انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہا کہ فوری طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, کیونکہ منصور علی شاہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حکومت باریک واردات ڈالنے جا رہی ہے. حکومت فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں آئینی بینچ بنوا لے گی, پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا. اب آپ مفادات کا ٹکراؤ دیکھیے کہ جو آئینی بینچ 2 نمبر طریقے سے بنا ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں, وہی یہ اب کیس سنے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم درست تھی یا غلط تھی. یعنی جس ترمیم کی وجہ سے یہ آئینی بینچ تشکیل پایا, وہی بینچ اب سنے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک تھی یا نہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی لیے 4 نومبر کو فل کورٹ بینچ بلانے کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ قانون ان کو اختیار دیتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ٹائم 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تھے, اور انہوں نے اپنا قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے 2 رکنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا 4 نومبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بٹھایا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم پر جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو ٹیک اپ کیا جائے. سوال یہ ہے کہ کس نے وہ فل کورٹ بینچ کا بینچ نہیں بننے دیا؟ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ طاقتور بھی کوئی تھا جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو کہا کہ آپ اس کے میٹنگ منٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری نہ کریں, اس کا روسٹر جو ہے وہ نہ نکالیں؟ کون تھا جو پچھلے 3-4 دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات چلا رہا تھا؟ ظاہر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہی تھے. اب بے شک انہوں نے جسٹس امین الدین خان کو ووٹ نہیں دیا, بے شک انہوں نے بظاہر ایک دفعہ پھر تمام تر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایکسپوز ہو گئے. یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو جسٹس امین الدین خان کو ووٹ نہیں دیا, وہ صرف محض اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ ان کا ووٹ میٹر نہیں کرتا تھا. مثال کے طور پر اگر وہ جسٹس امین الدین خان کو ووٹ دے دیتے تو امین الدین خان کے 8 ووٹ ہو جاتے, پھر بھی امین الدین خان نے آئینی بینچ کا سربراہ بننا تھا. اب یحییٰ آفریدی صاحب نے ووٹ نہیں دیا, تب بھی امین الدین خان آئینی بینچ کا سربراہ بن گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا ووٹ میٹر نہیں کر رہا تھا. ہاں, یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کورم پورا نہیں ہے, یہ اجلاس بلایا نہیں جا سکتا. پھر کیا جسٹس امین الدین خان خود کو ووٹ کر سکتے تھے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بولنا تھا. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے دوران جو کچھ ہو رہا تھا وہ تمام تر پلاننگ تھی, تمام تر پلان کا حصہ تھا. اس پورے نظام نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو استعمال کیا اور یحییٰ آفریدی صاحب استعمال ہوئے. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بالکل فارغ ہو چکے ہیں. اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ ان کو ایک عام سا جج سمجھیے, کیونکہ جتنی بھی پاورز ہیں, جتنے اختیارات ہیں, وہ جسٹس امین الدین خان کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس اب صرف بجلی کے بلوں, گیس کے بلوں یا جو کچھ تھوڑے بہت انتظامی کیسز ہیں ان کیسز کی سماعت سننے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب سارا کچھ جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان کریں گے. بہرحال انشاءاللہ تعالی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.